दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। 16 साल का 11वीं में पढ़ने वाला अभिमन्यु, जिसने एग्जाम के दौरान ही मौत को गले लगाया। पता है उसने अपने केमिस्ट्री पेपर में क्या लिखा था? उसका ये कहना था कि एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग और अपने नॉलेज के बेसिस पर होनी चाहिए और मेरी मौत इस सिस्टम के बदलाव का और सबक का कारण बननी चाहिए। गिर जाओ। आप किसी भी 4-5 सक्सेसफुल आदमियों के बारे में सोच के देखिए जिन्हें आप बहुत सक्सेसफुल मानते हो या जिनकी तरह लाइफ आप जीना चाहते हो। मैं ये कह सकता हूँ कि वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, चाहे वो जो भी हो। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप पे नहीं फंसे। सफलता कार्य करने से मिलती है, मंसूबे गांठने से नहीं। यही कार्य किया है भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना के बड़े बड़े सपने तो दिखा दिए, लेकिन एक्शंस कुछ खास नहीं लिए गए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से सरकार ने इस पर काम किया है। 2014 से इसकी शुरुआत हो जाती है और 2014 से लेकर के 2020 पूरे 6 साल सरकार ने लगा दिया और तब जाकर के एजुकेशन पॉलिसी तैयार हुई। 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये इतना ही टाइम लगा था हमारे संविधान को बनाने में, लेकिन सरकार को एक एजुकेशन पॉलिसी बनाने में पूरे 6 साल लग गए। और आप सोचिए कि तब टेक्नोलॉजी में हम जीरो थे और आज हम भी टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं। आईटी सेक्टर में इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी अगर एक एजुकेशन पॉलिसी बनाने में हमें 6 साल लग रहे हैं तो इसका मतलब वो संविधान से भी बढ़कर ही होगा। लेकिन आज भी आप देखिए तो ग्राउंड लेवल पर हमें कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता। इसके लिए मैं आपसे कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं जो हम इस सरकार से, इस एजुकेशन पॉलिसी से हम पूछना चाहते हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि क्या जो पिछली एजुकेशन पॉलिसी थी वो सही नहीं थी? मेरा दूसरा सवाल है कि पिछले 6 साल में एजुकेशन पॉलिसी बनाकर और पिछले 4 सालों में उसे लागू करने के बाद पूरे 10 साल लगाने के बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज आया है? मेरा तीसरा प्रश्न है कि प्राइमरी स्कूल्स में क्या बदला? मेरा अगला प्रश्न है सेकेंडरी में क्या बदला? क्या बदला? अगले क्वेश्चन में पूछूं अगर मैं आपसे डिग्री कॉलेजेस में क्या बदलाव आए। चलिए अब मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देता हूं। मैंने आपसे पहला प्रश्न पूछा कि क्या लास्ट एजुकेशन पॉलिसी ठीक नहीं थी, तो मैं आपको बताता हूं कि हो सकता है कि कागजों पर, पेपर्स पर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका कोई भी अस्तित्व फिलहाल नहीं है, जिसके पीछे 10 साल लगा दिए गए हैं। आज भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि उनका ग्रेजुएशन 3 साल में पूरा हो रहा है या 4 साल में पूरा हो रहा है। वो आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि 12th में अगर हम कोई अलग सब्जेक्ट ले लेते हैं तो क्या आगे जाकर के हम उसे चेंज कर सकते हैं या नहीं। ये स्कूल के टीचर्स तक नहीं बता पा रहे, प्रिंसिपल्स भी नहीं बता पा रहे हैं। ऐसे केस में इस एजुकेशन पॉलिसी से हमने 10 साल में क्या सीखा? मेरा दूसरा प्रश्न था कि पिछले 10 साल में क्या चेंज आया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में कुछ भी खास बदलाव नहीं आए, कुछ भी बदलाव नहीं आया है। मेरा तीसरा प्रश्न था कि प्राइमरी स्कूल्स, सेकेंडरी स्कूल्स और इस प्रकार से मेरे जो प्रश्न थे उनमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल्स के हालात आज भी ठीक नहीं है। आज भी बहुत सारे एरियाज में, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश, अगर मैं बात करूं राजस्थान, बिहार, ऐसे अलग अलग स्टेट्स में प्राइमरी स्कूल्स के हालात आज भी बद से बदतर ही हैं। कुछ तो ऐसे स्कूल्स भी हैं जहां पे बच्चे जाते तक नहीं, टीचर भी नहीं जाते और उनकी सैलरी उनके अकाउंट में पहुंच रही है। ऐसे में आपने ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है उससे प्राइमरी स्कूल्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। साथ ही सेकेंडरी स्कूल्स के हालात भी आज ऐसे ही हैं। मैं भी हिंदुस्तान से ही पढ़ा हूं, हिंदुस्तान के एक राज्य के एक स्कूल से ही पढ़ा हूं मैं, लेकिन आज वहां पे कोई हालात नहीं बदले, कोई डिग्री कॉलेज नया खुला ही नहीं। तो डिग्री कॉलेजेस में बदलाव क्या होंगे अगर किसी एरिया में डिग्री कॉलेज है ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि पिछला एजुकेशन पॉलिसी और आज जो एजुकेशन पॉलिसी हमारे पास है उसके हिसाब से क्या बदलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ भी खास बदलने वाला नहीं है, क्योंकि आज स्कूल्स की बिल्डिंगें भले ही बन गई होंगी लेकिन स्कूल के अंदर का माहौल नहीं बदला। अगर मैं बात करूं टीचर्स की सैलरी में 8th पे कमीशन लागू हो गया है, लेकिन टीचर्स की एक्टिविटी में, टीचर्स की टीचिंग में कोई नया क्यों कुछ भी न्यूनेस उसमें नहीं आया है। वो उसे पुराने ढर्रे पर आज भी पढ़ा रहे हैं। बच्चों को हम ये शिक्षा दे रहे हैं, इस तरीके का शिक्षा दे रहे हैं जहां टीचर खुद टेक्नोलॉजी में कुछ खास नहीं सीख रहा। हमारे जो भी सरकारी टीचर्स हैं
उनको खुद बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हम उनको बिना ही ट्रेन किए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उनको बिना ट्रेन किए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं और उम्मीद करते हैं एक दिन भारत बराबरी करेगा अमेरिका की। मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों कुछ नहीं बदलेगा। आप एक एजुकेशन पॉलिसी से पूरे देश को पढ़ा तो देंगे, लेकिन क्या उसी पॉलिसी से आप सबको सेम अपॉर्चुनिटीज फॉर द जॉब दे पाएंगे? आप नहीं दे पाएंगे। तो जब सेम अपॉर्चुनिटीज आप नहीं दे पाएंगे तो सेम एजुकेशन पॉलिसी से आप देश को कैसे चला सकते हैं? अगला पॉइंट है कमीशंस की मनमानी। आप एजुकेशन पॉलिसी को बदल दीजिए, ठीक है। कमीशंस की जो मनमानियां चल रही हैं, क्या आपने बिहार के प्रोटेस्ट को नहीं देखा? ये किस एजुकेशन पॉलिसी के तहत था? ये कौन सी एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा था? आप देखिए ना किस तरीके से स्टेट कमीशंस अपनी मनमानी करती आ रही हैं, चाहे वो नीट हो, आप वहां पे भी देखिए ना किस तरीके के स्कैम्स हो रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो। तो इस तरीके के स्कैम्स होंगे, इस तरीके की मनमानियां चलेंगी तो एजुकेशन पॉलिसी बदलने से क्या होगा? बच्चा प्रोटेस्ट करता है तब जाकर के कमीशन अपने डिसीजन को वापस लेता है। किस प्रकार की एजुकेशन पॉलिसी चल रही है? और इस पर मैं पूछना चाहता हूं कि वहां के एजुकेशन मिनिस्टर का स्टैंड क्या है? कहां थे बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर जब ये चीजें हो रही थी? धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कर रहे हैं? क्या उनका इस पर कोई स्टैंड नहीं होना चाहिए? एजुकेशन पॉलिसी बना करके क्या होगा? आप बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों से कुछ छुपा नहीं है। क्या हमारे देशवासी, क्या हम लोग ये नहीं जानते कि किस तरीके से रेसलर्स को कितना कुछ झेलना पड़ा, किस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किए? और एक सच्चाई जो सभी लोग जानते हैं, क्रिकेट के अलावा आपने किस स्पोर्ट्स को इतनी ज्यादा वरीयता दी है, इंपॉर्टेंस दी है? आपकी पहली प्रायोरिटी क्रिकेट ही है। क्रिकेट से ज्यादा आपने किस स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी दे दी है? तो हम देश में क्यों नहीं ला पाते हैं गोल्ड? मैं आपको ओलंपिक्स के इंडेक्स दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से ओलंपिक्स में हमारी परफॉर्मेंस है। ये इंडेक्स देखिए आप, ये इंडेक्स देखिए आप, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी बदलने से शिक्षा नहीं बदलती, एजुकेशन सिस्टम बदलने से शिक्षा व्यवस्था चेंज होगी और वहां से हम आगे बढ़ सकेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में आज भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम होते हैं 12th के, उसमें बच्चे प्रैक्टिकल का फाइल बना के लेके जाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल नहीं करते। उनके पास पुराने स्टॉक में पड़ी फाइल्स उठा के दे दी जाती हैं, बच्चे उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और फिर जा करके वो फाइल जमा कर दी जाती है और टीचर आता है, प्रैक्टिकल के कुछ सवाल ऐसे ही नॉर्मली 1-2 क्वेश्चन किए जाते हैं, उस तक पैसे पहुंच जाते हैं और वो टीचर वाइवा लेकर के घर चला जाता है। और इस तरीके से प्रैक्टिकल हमारे यहाँ बोर्ड एग्जाम्स में होती हैं। तो क्या ये सिस्टम आप ठीक कर पाए? आप नई पॉलिसी लेकर के आ गए, लेकिन इस सिस्टम में आज भी 10 सालों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं और बच्चों से मैंने बातचीत की, वहां से हमें पता चला कि हाँ, आज भी फाइल्स इसी तरह से जमा हो रही हैं। सर जी फाइल क्या पूछो, सर ने कही थी कि जाना बस फाइल जमा कर देना और हम देख लेंगे। अच्छा, और कुछ नहीं, गए बस मैम ने सिखा दिया कि फाइल पे नंबर दिया, पूछ लिया कितने दिन है, बस हमने कह दी दे दो, जो आपकी इच्छा है, चलिए ठीक है जाओ। बस इस तरीके से हुआ। ओके, थैंक यू। मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर आप में से कोई बता सके कि स्कूल की बिल्डिंगें बना दी गई हैं, बट बिल्डिंग के अंदर क्या चल के आ रहा है? मतलब आप बताना चाहेंगे? छोटी क्लास, कौन सी क्लास में आप? 8th क्लास में। आप बताइए जरा। हमारे बिल्डिंग में ऐसा होता है कि हर जगह टूटा है। बाथरूम जो हो तो बाथरूम में ऐसी गंदे टूटे हर जगह, कहीं कुछ है। और खिड़कियां तो आधे से ज्यादा टूटी हुई है, बंक मारने वाले बच्चे। और स्कूल, रही बात स्कूल की टीचर्स की, टीचर्स आके बोलते हैं इस समय में अभी बोल रहे फाइल बनाने के लिए, जो बच्चा नहीं बना रहा है उसको बोल रहे नंबर नहीं देंगे। और आके क्लास में बोलते हैं कि सब बच्चे अपना अपना काम करो, कुछ मत ये बाहर मत जाओ, बल्कि वो खुद ही बाहर जाके आधे से ज्यादा पीरियड वो खुद बाहर रह के वो क्लास भी नहीं आते। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्कूल के बाहर का क्या माहौल है? जिस तरह से नशे की हालात या फिर जो लड़ाई झगड़े आप देखते होंगे, वो उसका क्या माहौल है? सर स्कूल के बाहर लड़ाई झगड़े काफी ज्यादा हो रहे हैं, सर जी भी उसमें बचाते नहीं है। और स्कूल में के बाहर नशे वाले बच्चे की जनसंख्या काफी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और स्कूलों में भी बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। स्कूल के बाहर से सर लीव का कोई मतलब नहीं होता, वो हमें ऐसे पढ़ाते हैं कि मेरे कुछ पढ़ लेने पड़ा। और स्कूल का कोई टाइम टेबल नहीं है, 2 पीटीआई हैं जो बिल्कुल भी अपने मन में मर्जी है, आज तक खेलने में कभी ले गए। स्कूल में कंप्यूटर लैब है, लेकिन मैंने आज तक कभी देखी नहीं, कंप्यूटर क्लास नहीं देखी, मैंने लैब नहीं देखी, क्योंकि आज तक लेके नहीं गई। अच्छा, स्कूल में कुछ ऐसे कैमरे लगा दिए हैं, लेकिन वो कभी चालू नहीं रहते। अच्छा, तो ये स्कूल के बाहर जो लड़ाइयाँ होती हैं उस पर कोई एक्शन नहीं लेते टीचर या प्रिंसिपल वगैरह? टीचर का उसमें कोई रोल नहीं होता। स्कूल के अंदर होगी तो शायद वो बचा ले, स्कूल के बाहर कोई मर जाए करते उससे उनको कोई मतलब नहीं। आप में से और भी कोई कुछ कहना चाहेगा जिसको लगता है कि हाँ हमें बताने की जरूरत है? यस, जरूर।
मेरा पिछले साल बोर्ड था और रीबोर्ड के वक्त में हमारे क्लास में मतलब जो कमरे में बच्चे थे वो ये सोच रहे थे पेपर में हम लिखेगा, क्योंकि पूरे साल हमारे संस्कृत के सर आए नहीं थे और हम पूरे पेपर में बैठे रह गए। मगर जब रीबोर्ड के जब रिजल्ट आए सबके सब 40 के ऊपर लाए थे नंबर, सर ने पहले बोल दिया तुम कुछ मत लिखना, मैं तुम्हें पास कर दूंगा, और हम सब पास हो गए। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहेगा आप में से? यस। और जैसा बताया भाई ने कि स्कूल में कैमरास और फैसिलिटीज हमें दिए गए, किसी काम की कोई फैसिलिटीज नहीं, ना में गेम खिलाए जाते हैं ना प्रैक्टिकल होता है कुछ। साइंस लैब 10th में ले जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक चैप्टर है केमिकल एंड इट्स कंपाउंड, ये सब अगर हमें प्रैक्टिकल ना दिखाया जाए तो हम लोगों के दिमाग के ऊपर रहेगा, लेकिन इसके बाद में कुछ नहीं हुआ। इनका एक ये रहता है कि हमें सिलेबस पूरा कराना है और बस भीड़ बकरी बना दी बच्चों को बस। तो आप लोग यहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं क्योंकि स्कूल में समझ में नहीं आती चीजें? हाँ, एग्जैक्टली, इसीलिए, क्योंकि स्कूल में समझ में आता है तो शायद ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती ना। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमारे सर आते हैं, ज्यादातर आते हैं तो आधे बंक में रहते हैं, आधे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो अकाउंट टीचर हैं वो कहते हैं कि हमने अकाउंट्स कर रखी है, मैथ्स कर रखी है, डिग्री रखी है। सर उनसे अगर एक क्वेश्चन पूछो तो कहते हैं कि हमें नहीं आता। क्लास टीचर का मतलब ट्यूशन टीचर है तो कहते हैं उनसे जाकर पूछो, तो सर हम फिर डाउट में होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछो तो फिर वो मारने भी लग जाते हैं, एक तरफ से बोला जाए तो। फिर सर अगर कोई बच्चा भी चला जाए उनसे पूछने के लिए तो मतलब क्वेश्चन को पलट के ना कुछ और ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं। आपके स्कूल्स और कॉलेजेस सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफिसेज हैं, जहां पे सिर्फ सिलेबस पूरा कराया जाता है, एग्जाम लिए जाते हैं और उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से स्कूल एक सर्टिफिकेट ऑफिस है। फिर ग्रेजुएशन के लिए बच्चा चला जाता है, वो भी एक सर्टिफिकेट ऑफिस है। आप कह रहे हैं कि हम ये जो एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं इससे हम दुनिया की बराबरी कर लेंगे, बड़े बड़े देशों की बराबरी कर लेंगे। मैं आपको आज भी बता देना चाहता हूं कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाना वो चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जाना उनकी चॉइस नहीं, उनकी मजबूरी है। आप सोचिए ना, क्यों आज कोई भी पेरेंट्स बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजना अपनी मजबूरी समझते हैं? क्यों कोई पेरेंट्स जानबूझकर के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजना चाहता? चाहे मैं दिल्ली की बात करूं या मैं किसी बहुत बड़े नेता हमारे हैं केजरीवाल जी, वो कहते हैं हमने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पूरी बदल के रख दी है। तो आज बच्चे आज भी चॉइस से क्यों नहीं जाना चाहते गवर्नमेंट स्कूल में? किसी भी पेरेंट्स के पास अगर पैसा है तो वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही भेजना चाहता है, और यही सच्चाई है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये एजुकेशन पॉलिसी सफल क्यों नहीं होगी। आज बच्चा 10th क्लास के बाद मैथ्स लेने से डरता है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मैथ्स सच में बहुत हार्ड है, क्योंकि उसकी जो प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल की जो एजुकेशन उसकी 10th तक की जा रही है ना, वो इतनी घटिया जा रही है कि वो मैथ लेने से डर जाता है। मैथ्स को सही से ना पढ़ाए जाने की वजह से बच्चे के अंदर मैथ्स का डर भर जाता है। मैं अपना एक और सुझाव देता हूं, एक और बात मैं अपना रखता हूं कि क्यों सुधार नहीं होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। क्योंकि आज भी बहुत से देश में, बहुत से स्टेट्स के टाउन्स में आज भी स्कूल्स और डिग्री कॉलेजेस हैं ही नहीं। बच्चा 40-40 किलोमीटर दूर, 30-30 किलोमीटर दूर पढ़ने जा रहा है। आज भी ये हालात हैं। क्या होगा इस एजुकेशन पॉलिसी के साथ? मैं आपको बताता हूं। अब कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारे सामने खड़ी हो गई हैं उन पर चर्चा कर लेना बहुत जरूरी है। जिनमें से पहली प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली प्रॉब्लम यह है कि ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी को ही आप ठीक से नहीं चला पाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप ठीक से कैसे चलाएंगे? तो दूसरी समस्या बताऊं उससे पहले बताऊं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी को आप ठीक से नहीं चला पाए। क्योंकि आज भी टीचर से लेकर प्रिंसिपल वैसा ही है जैसे एक जेल में कांस्टेबल से लेकर जेलर तक। दूसरी समस्या मैं आपको बता दूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आप क्या बदलेंगे? क्या एसएससी के स्कैम्स आप रोक पा रहे हैं? क्या नीट के स्कैम्स आप रोक पा रहे हैं? क्या स्टेट्स में जो पेपर लीक के मामले हो रहे हैं क्या वो आपसे रुक रहे हैं? अगर ये आपसे नहीं रुक रहे हैं तो ये एक प्रॉब्लम ही तो है। तीसरी समस्या, आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेजेस से बच्चे निकल करके अगर उनको ही कैंपस सिलेक्शन नहीं मिल रहा है तो देश का एजुकेशन कैसा है? आप बताइए। पूछिए आप सरकार से सवाल कि अगर आईआईटी बॉम्बे से बच्चे पढ़ करके नौकरी नहीं पा रहे हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ये बदलाव कैसे हो सकता है? पॉलिसी बदलने से जॉब्स मिलने लग जाएंगे क्या? अगर मैं बात करूं IC3 की, इंटरनेशनल करियर एंड कॉलेज काउंसलिंग, ये रिपोर्ट आप देखिए। IAS संस्कृति ने एक वीडियो बनाई है, आप ये वीडियो देखिए, जहां स्टूडेंट्स इस घटिया सिस्टम की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। वहां पे आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला करके कैसे रेगुलेट कर पाएंगे? हमारी शिक्षा व्यवस्था ही भ्रष्ट है। अगर मैं आपको अगली समस्या बताऊं, हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं,
लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर आप ये सर्च करें, ये पता करें कि क्या वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में इंडिया का एक भी इंस्टीट्यूशन है, क्या एक भी यूनिवर्सिटी है? जी नहीं। टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। आप एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, इतने सारे IITs हम इस टाइम से चला रहे हैं, तो फिर इंजीनियर्स बाहर जाकर के जॉब क्यों कर रहे हैं? कभी आपने ये सोचा है? क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाके आप इंजीनियर्स को रोक पाएंगे? क्योंकि आप जॉब ही नहीं ले रहे हैं। मैं अगली समस्या आपको बताता हूं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, मैं कह रहा हूं कि मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस पर क्या स्टैंड है? उन्होंने कितनी बार आकर के न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर लोगों को अवेयर किया है? कितनी बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनती है और एजुकेशन मिनिस्टर का उसमें कोई रोल ही नहीं मिलता। ऐसे शिक्षित करेंगे आप लोगों को? मेरा सवाल यह भी है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के अचीवमेंट्स क्या हैं? उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया, उनके अचीवमेंट्स क्या हैं? क्यों एक एजुकेशन मिनिस्टर किसी एजुकेशनल डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस्ड इंसान नहीं हो सकता? क्यों हमारे इंडिया का जो टॉप कॉलेज हो, अगर उसके डीन को हम एजुकेशन मिनिस्टर बना दें तो उसमें क्या समस्या आ जाएगी? क्योंकि उनके पास अचीवमेंट्स हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी के क्या अचीवमेंट्स हैं? सरकार से पूछिए आप ये। अगली समस्या बताऊं आपको कि होली की पिचकारी से लेकर के दिवाली के झालर तक हम चाइना से लेते हैं और IT सेक्टर में आप खूब पैसे बजट में बनाते हैं। ये शिक्षा व्यवस्था है हमारी, जहां हमारे यहाँ बच्चा झालर तक नहीं बना सकता, पिचकारी तक नहीं बना सकता। 8वीं समस्या, मोरल वैल्यूज और एथिक्स खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम से वो चैप्टर से हटा दिए गए जो हमें मोरली एथिकली अच्छा करते थे, अच्छा बनाते थे। एक समय था जब एक किताब चलती थी, भारत के महान व्यक्तित्व, जिनके बारे में हम पढ़ते थे। आज ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी अनविलिंग सोसाइटी जो आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताती, सॉल्यूशंस भी देती है। तो बात करते हैं सॉल्यूशंस की। पहला सॉल्यूशन, मोरल वैल्यूज की किताबें फिर से लाई जाएं। बच्चों के आचरण को पेरेंट्स मीटिंग में उनके गार्डियंस को बताई जाएं और उन्हें ठीक करने के तरीके और सुझाव दिए जाएं। दूसरा सॉल्यूशन, क्लास 5th, 8th, 10th, 12th ये सारे अच्छे से इनके एग्जाम लिए जाएं जैसे बोर्ड एग्जाम्स लिए जाते हैं। मैं तो कहता हूं 8वीं क्लास में भी बोर्ड ला देना चाहिए। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि आज भी बहुत सारे बच्चे डर की वजह से बोर्ड में पढ़ते हैं। अगर 8वीं क्लास बोर्ड हो जाए तो बच्चे बेसिक लेवल पर भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और इंडिया में एक बहुत बड़ी आबादी इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के घूम रही है, वो इस तरीके से डिग्री लेकर के ना घूमे। इसके लिए आपको काम करना होगा। मेरा तीसरा सुझाव है, ग्राउंड लेवल पर संविदा के कोचिंग सेंटर्स ओपन किए जाएं, जहां पर वहां के लोकल टीचर्स की भर्ती की जाए उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू लेने के बाद, और उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे जाकर के पढ़ें और फिर उस एरिया के जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM उसको ये काम सौंपा जाना चाहिए कि वो फिर हर 2 या 3 महीने पर उन बच्चों का टेस्ट ले जो उनको स्कूल में पढ़ाया जाता हो, और फिर वो डिफरेंशिएट करे कुछ मेजर्स पर कि किस तरीके से बच्चा क्या स्कूल में अच्छा सीख रहा है या उस संविदा कोचिंग में। और अगर संविदा कोचिंग में अच्छी पढ़ाई होगी तो उस स्कूल के हेडमास्टर को और वहां के टीचर्स को उनकी सैलरी कम कर दी जाए या उनको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड ही कर दिया जाए। इससे लोगों को जॉब भी मिलेगी, नौकरियां भी मिलेंगी और एजुकेशन सिस्टम में बदलाव भी आएगा। चौथा सॉल्यूशन, एजुकेशन पॉलिसी जो आप बना रहे हैं या जो आप बना चुके हैं उसमें बदलाव की जरूरत है। स्टेट लेवल पर एजुकेशन अलग और सेंट्रल लेवल पर अलग होना चाहिए, क्योंकि गांव के हालात अलग हैं, शहर के अलग हैं। मेरा 5वां सुझाव है कि एनवायरमेंट के हिसाब से पढ़ाया जाए। इसका मतलब है जियोग्राफिकली टीचिंग की जानी चाहिए। आप देखिए कि कौन सा स्टेट किस चीज में एनरिच है, किस चीज में उसके पास ज्यादा सुविधाएं हैं, उसको उस एनवायरनमेंट के हिसाब से बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें मजदूरी करने या काम करने दूसरे स्टेट्स में ना जाना पड़े। जहां पर पानी की अच्छी सुविधा हो वहां एग्रीकल्चरल टीचिंग की जाए, जहां पे माइंस हो वहां उनको उस तरीके की शिक्षा व्यवस्था दी जाए जिससे बहुत सारे रोजगार भी हो। लेकिन आप लोगों को ठेकेदार बना देते हैं।
ठेके पे उन्हें काम दे देते हैं, वो अलग अलग जगह से मजदूर इकट्ठा करते हैं, काम करवाते हैं, और कई बार चूंकि उन्हें उसकी शिक्षा नहीं मिलती, वो माइंस में दब के मर जाते हैं और हमें बाहर से इंसान बुलवाने पड़ते हैं उनको वहां से निकालने के लिए। कोई टनल में फंस गया, कोई कहीं फंस गया, हम उन्हें वहां से निकालते हैं। हम क्यों नहीं दे रहे हैं शिक्षा व्यवस्था? ये मेरा अनुरोध है सरकार से। मेरा अगला सुझाव है कि गांव में प्रधान पढ़ा लिखा होना चाहिए। गांव की जो भी शिक्षा व्यवस्था हो उसकी रिपोर्ट ये चाहिए प्रधान को कि जाके वो ब्लॉक लेवल पर दे, और ब्लॉक लेवल पे जो भी रिपोर्ट पहुंचती है वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले जाके पहुंचाया जाए। इस तरीके से प्रधान वीडियो को रिपोर्ट दे, वीडियो एसडीएम को, एसडीएम डीएम को, और फिर डीएम स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर को रिपोर्ट सौंपे, और एजुकेशन मिनिस्टर उसको सौंपे सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर को। इस तरीके से एजुकेशन व्यवस्था चलनी चाहिए। गांव से लेकर के सेंट्रल लेवल पर इस तरीके से जाएंगे हम, तब जाकर के ये रिपोर्ट्स हमें समझ में आएंगी। और ये सारी रिपोर्ट्स इलेक्शन से पहले पब्लिक होनी चाहिए, ये सारी रिपोर्ट्स। इसके लिए संसद में एक सत्र होना चाहिए। विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष ऐसे सवाल क्यों नहीं करता? विपक्ष कहता हमें सीट दे दो। अरे तुम्हारे पास है ही क्या सीट मांगने के लिए? सीट मांगने से पहले ऐसे सवाल तो बनाना सीखो। ऐसे क्वेश्चंस आप क्यों नहीं करते संसद में? एक दूसरे पे चप्पल फेंकते हैं, गालियां देते हैं। ऐसे सवाल करने चाहिए, विपक्ष का काम है ये। हम यूट्यूब पे वीडियो बना के विपक्ष का काम कर रहे हैं, उनकी जगह हमें ही संसद में बिठा दिया जाए फिर तो। अगली बात मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। वो सारी रिपोर्ट जो एजुकेशन मिनिस्टर को, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर को पहुंच चुकी है, उसके लिए ये चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्टर एक जांच कमेटी बनाए और वो हो सारे रिटायर्ड टीचर्स की। इससे रिटायर्ड टीचर्स को भी थोड़ा काम मिलेगा और वो एजुकेशन व्यवस्था को जानते हैं तो वो ठीक लेवल पर उसके लूप होल्स को पकड़ सकते हैं। वो जांच कमेटी जाके उस रिपोर्ट के आधार पर एक एक चीज जाकर के वो चेक करेगी, और इस तरीके की जांच कमेटियां बनाई जा सकती हैं। जब चुनाव के प्रचार में इतना पैसा खर्च किया जा सकता है तो ऐसी कमेटियां क्यों नहीं बनाई जा सकती? सोचिए। मेरा अगला सुझाव है कि ऐसे ऐसे स्टेट्स के ऐसे ऐसे एरियाज को सिलेक्ट किए जाएं उस जांच कमेटी के द्वारा जहां पे आज भी डिग्री कॉलेजेस नहीं है, जहां पे आज भी गिने चुने ही सेकेंडरी स्कूल्स हैं। तो वो जांच कमेटी वो रिपोर्ट बना के भेजे कि किस एरिया में डिग्री कॉलेजेस की जरूरत है, सेकेंडरी स्कूल्स की जरूरत है। आप देखिए ना, एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे भरे रहते हैं, इतने ज्यादा बच्चे भरे रहते हैं, एक एक क्लास में टीचर के लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। मेरा अगला सुझाव है कि सुसाइड के रेट को कम किया जाना चाहिए। किस तरीके का एजुकेशन व्यवस्था आपने बना रखा है कि बच्चा आत्महत्या करने पे मजबूर है? यह भी कहा जा रहा है कि 2 दशकों में 4% की वृद्धि देखने को मिली है और महिला छात्रों की आत्महत्या में लगभग 7% की वृद्धि देखने को मिली है। तो जो वार्षिक IC3 सम्मेलन और एक्सपो 2024 में जो ये NCRB की रिपोर्ट लॉन्च की गई, आखिर ये क्या कहती है? तो देश में कुल आत्महत्या के जो केसेस हैं उसमें सालाना 2% की बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, छात्र आत्महत्या के जो मामले हैं, जो केसेस हैं, उसमें ये जो वृद्धि है ये उससे भी बढ़कर लगभग 4%। अगर हम कोटा के बारे में बात करें, हर साल कितने सारे बच्चे सुसाइड करते हैं। इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेसेस को ठीक करिए, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करिए और एक डिजर्विंग कैंडिडेट को जॉब या फिर सिलेक्शन मिलना चाहिए, यह सुनिश्चित करिए। आप जरा सोचिए कि आपने कई जगह पे गवर्नमेंट के कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ओपन कर रखे हैं। एक बच्चा यूट्यूब से फ्री में पढ़ना चाहता है लेकिन गवर्नमेंट कोचिंग सेंटर में जाना नहीं चाहता, क्यों? इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। मेरा अगला सुझाव स्टेट PSC को लेकर के है। जितने भी पेपर लीक के मामले होते हैं उन्हें रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए उस पर सुझाव देता हूं मैं। मेरा सुझाव है कि हर स्टेट के पास, उनके पास एक हिडन प्रिंटिंग होना चाहिए, एक प्रेस होना चाहिए जहां पे वो पेपर को प्रिंट कर सकें। उसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर और उसकी एक जांच कमेटी के पास हो, और उनसे कहा जाए, कमीशन से बोला जाए कि वो 7 या 8 पेपर सेट करके भेजें, और ये सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस में छापने वाले के बाद ले जाने वाले को भी ना पता हो कि कौन सा सेट प्रिंट किया गया है, और आप उसे ठीक से अलग अलग सेंटर्स तक पहुंचवाइए। पेपर पहुंचने के बाद भी यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेंटर्स पर पेपर ठीक से कराए जा रहे हैं या नहीं, इसके लिए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स की तैनाती की जानी चाहिए। वो खुद ही सर्विलांस पे जाएंगे, वो खुद देखेंगे कि पेपर ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं।
क्योंकि देश के लिए मर मिटने का जुनून उनके अंदर ही होता है। वो देश को खोखला होने से रोकेंगे। सर्विस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करिए जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं। और अगर इन सभी मुद्दों पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो मैं आपको एक सॉल्यूशन और देता हूं कि आपको अपने नजदीकी लीडर से जाकर के इसके बारे में बात करना चाहिए। वोट देने चले जाते हैं आप, उनसे सवाल क्यों नहीं करते? आप जाइए अपने नजदीकी लीडर से अपनी बात पहुंचवाइए। जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, उनसे जाकर के बात करिए। और अगर वो आपसे नहीं मिलते हैं तो अगले चुनाव में जब वो आपके दरवाजे पे पहुंचे तो उनके मुंह पे ही दरवाजा बंद कर दीजिए। उनको वोट मांगने का अधिकार नहीं है अगर वो जनता को सुनते नहीं है तो। आपका ये काम है, आप सोचिए इस बारे में। ये जो वीडियो है वो एक सुझाव के लिए बनाया हुआ वीडियो है, इसलिए इसमें मैं गरुड़ पुराण के हिसाब से क्या सजा होगी उस पर बात नहीं करूंगा। वो बात करूंगा जब हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये एजुकेशन मिनिस्टर्स तक ये बात पहुंचनी चाहिए, ऑपोजिशन तक भी ये बात पहुंचे और उन सभी लोगों तक जो शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू।